हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। तो इस चैप्टर में आप सभी ने मैंने आपको कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में समझाया, जैसे कि आपको मलेरिया के बारे में बताया, आपको सामान्य जुकाम के बारे में बताया गया, आपको टाइफॉइड के बारे में बताया गया और संचरण किस तरह से इन रोगों का होता है, उनके रोग जनकों के बारे में बताया गया, संचरण कैसे होता है वो आपको बताया गया। आज की क्लास में हम फाइलेरियासिस के बारे में या एलिफेंटियासिस जिसे बोलते हैं या हिंदी में जिसे हम हाथी पांव बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे और कुछ और अन्य रोगों के बारे में भी जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी जो भी स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है उसको नोट जरूर करेंगे। स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक महिला आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन पैर बहुत असामान्य से दिख रहे हैं उसके। पैर इतने असामान्य क्यों दिख रहे हैं? मतलब जितना शरीर नहीं है मोटा, उससे दोगुना मोटा पाँव है ना। तो पाँव जो है वो देखने में हाथी के पाँव जैसे होते हैं, उस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। मतलब इस रोग को हम हिंदी में हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। इस रोग में क्या समस्या होती है कि जो पैर है वो असामान्य तौर पर फैलने लगता है, या हम कह सकते हैं कि मोटा होने लगता है, और इतना मोटा हो जाता है कि इसको हिंदी में हाथी पांव ही कहा जाता है। इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है या फाइलेरियासिस भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉमन डिजीज डैश लिखेंगे फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। क्या लिखेंगे? फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। तो ये एक कॉमन राउंड वर्म्स या एस्केरिस और फाइलेरियल वर्म्स, ये कुछ ऐसे वर्म्स है जो मनुष्य के लिए पैथोजेनिक होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एस्केरिस है वो अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी है, यानी कि अमीबिक पेचिश जिसे हम कहते हैं, जिसमें खून भरी लूज मोशन होता है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो फाइलेरियल वर्म, इसको हम क्या कहते हैं? फाइलेरियल वर्म, जो कि है वुचुरेरिया। फाइलेरियल वर्म जिसका दो स्पीसीज अभी तक पता है, एक है वुचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी और दूसरा है वुचुरेरिया मलाई, है ना। ये निमैटोडल पैरासाइट्स हैं, है ना। जब आपने क्लास 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन के दौरान आपको तीन फाइलम के बारे में बताया गया था, निमैटोडा, आर्थ्रोपोडा, और ये जो है इन फाइलम्स में वर्म्स आते हैं। जो निमैटोडा है, आर्थ्रोपोडा है, इन सब में वर्म्स आते हैं, है ना। तो निमैटोडल पैरासाइट है कौन? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मलाई। कौन सा? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मलाई। इस रोग में ये क्या है? इस रोग में क्या होता है कि जो सामान्य मनुष्य के अंग हैं, ऑर्गन्स में प्रायः लोअर लिम्स हम कह सकते हैं। लोअर लिम्स का मतलब कमर के नीचे का हिस्सा। लोअर लिम्स के जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे पास लसिका तंत्र होता है, हमारे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरे, जैसे हमारे शरीर में पूरे शरीर में ब्लड होता है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में लिम्फ भी मौजूद होता है, लसिका जिसे हम कहते हैं। तो लसिका तंत्र जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक वेसल्स में ये पैथोजन रहते हैं। और वहां पर पहली चीज तो ये है कि वुचुरेरिया के पहुंचने के बाद, लिम्फेटिक सिस्टम पे आपके अटैक करने के बाद तुरंत कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। मतलब
कई वर्षों तक वो आपके लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं और कई वर्षों तक वहां रह करके उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे सामान्य तौर पर बोला जाता है कि कोई बुखार है तो बोला जाता है ये बुखार है 2-4 दिन में चला जाएगा। कभी ऐसा होता है कि बोला जाता है कि ये बुखार ने तो जड़ पकड़ ली, या यहाँ तक बोला जाता है कि बुखार तो हड्डियों तक में चला गया। तो मतलब क्रोनिक हो गया। कोई भी सिचुएशन अगर बहुत खराब होने लग जाए तो उसे हम क्रोनिक की कैटेगरी में ला देते हैं। तो ये जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है या वुचरेरिया मलाई है, ये मनुष्य के लसिका तंत्र पे, जेनाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं और ये लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं, कई वर्षों तक रहते हैं और वहां पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज जो है क्या कहलाती है? एलिफेंटियासिस या हाथी पांव या फाइलेरियासिस कहलाती है। ठीक है, इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी प्रायः प्रभावित हो जाते हैं इस बीमारी से और इसके कारण ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है। क्या आ जाती है? ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है, मतलब असामान्य अंडकोश की सूजन या लिंग की, जेनाइटल्स की भी असामान्य सूजन। ये अंडकोश की सूजन महिलाओं में और जेनाइटल्स की असामान्य सूजन पुरुषों में, है ना। तो ये कुछ लक्षण हैं इस बीमारी के। तो इतना जानेंगे कि कमर से नीचे का हिस्सा, लोअर लिम्स इसमें प्रभावित होते हैं और केवल बहुत असामान्य तरीके से उसमें सूजन दिखाई पड़ती है, जो दिखाई भी पड़ती है। जेनेटल ऑर्गन्स भी इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण ग्रॉस डिफॉर्मिटीज जो है वो आ जाती है। अब इस बीमारी से प्रभावित होने वाले अंग जो हैं वो तो लसिका तंत्र है और जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, लेकिन इस बीमारी में आपका और क्या, कैसे ये फैलती होगी बीमारी? हाँ, सोच के भी आपको आश्चर्य होगा कि इतनी भयावह बीमारी फैलती है केवल मच्छर के काटने से। सोचने की बात है, जैसे मलेरिया हमें मच्छर के काटने से फैलता है, डेंगू चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये जो बीमारी है ये बहुत कॉमन नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चल रहे हैं और हर रोज आपको 2 मरीज इसके दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतनी कॉमन बीमारी ये नहीं है, लेकिन फिर भी होती है और ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। यदि वो जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो अगर वुचरेरिया पैथोजन से पीड़ित है, मतलब यदि वो संक्रमित है, तो संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। कौन सी? फाइलेरियासिस। तो इस जो भी इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसको आप नोट करेंगे सभी बच्चों। आई थिंक सभी बच्चे इसको नोट कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आपको रोग का नाम लिखना है, उसके बाद रोगजनक का नाम लिखना है, यानी कि आपको पैथोजन का नाम लिखना है जो इस बीमारी के लिए कारक है। उसके बाद आपको प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपको संचरण किस तरीके से होता है, मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है वो लिखना है। उसके बाद आपको इस बीमारी में होने वाले लक्षणों के बारे में लिखना है। आपको अभी स्क्रीन पे बहुत थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, पर जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो वाक्यों में पिरो करके अच्छी तरीके से लिखेंगे और अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। आप डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं। अगर 1 नंबर, ये वैसे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको डायग्राम बनाना जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई चीज आपका ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यदि कुछ पूछा जाता है तो उसमें उनको ब्रीफ चीजें चाहिए होती हैं, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहिए होती है। तो आई थिंक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई नाम के नेमाटोडल पैरासाइट्स यानी परजीवियों के कारण ये रोग होता है, जिसमें मनुष्य का लसिका तंत्र और जेनाइटल ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं।
संचरण के लिए संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये रोग होता है और लक्षण इसके हैं कि निचले अंगों में असामान्य सूजन होती है। पुरुषों में लिंग की जेनिटल्स की असामान्य सूजन होती है और महिलाओं में अंडकोश की असामान्य सूजन देखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि वेक्टर फीमेल जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो पैथोजन उस पर्सन के बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं और बहुत सालों तक उसके लिम्फेटिक सिस्टम में वो रहते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। बच्चों, फाइलेरियोसिस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम एक और नए रोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ये सामान्य तौर पर आपको देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है। इसको हम रिंग का मतलब एक ऐसा शेप, गोल रिंग सा शेप आ जाता है इसमें शरीर के ऊपर, पैचेस टाइप के, इसलिए इसको हम रिंग वर्म कहते हैं। इसको हिंदी में दाद कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दाद कहा जाता है। रिंग वर्म जो है ये फंगल इन्फेक्शन है। कैसा है? रिंग वर्म जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन, जैसे अभी तक हमने बात करी कि निमेटोडल पैरासाइट के कारण आपका ये फाइलेरियोसिस नाम का रोग होता है। लेकिन जब हम रिंग वर्म की बात करते हैं, दाद की जब हम बात करते हैं, तो ये कैसा है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। जो ये रिंग वर्म है ये माइक्रोस्पोरम है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन। 3 अलग अलग नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन 3 अलग अलग प्रकार के कवक होते हैं और कुछ अन्य जेनेरा भी हैं इसमें शामिल। कई फंजाई द्वारा ये रिंग वर्म होता है। तो ये कैसा इन्फेक्शन है? पहला पॉइंट ये है कि रिंग वर्म या दाद जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, फंगस के कारण होता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज मनुष्यों में बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज है। मैंने आपको पहले ही बताया रोग के बारे में समझाने से पहले ही कि बहुत असामान्य तौर पर ये इसमें गोल गोल सा निशान, पैचेस आ जाता है और हर व्यक्ति को कभी ना कभी इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन जरूर हो जाता है ना। तो ये बहुत कॉमन डिजीज है, मोस्ट कॉमन डिजीज की। जैसे हमारे सामान्य जुकाम होता है वैसे ही दाद भी मोस्ट कॉमन डिजीज की ही कैटेगरी में आता है। इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? देखिए, त्वचा, हमारे पूरे शरीर की त्वचा, खास तौर पर उस जगह की त्वचा जहां पर स्वेटिंग ज्यादा होती है, जहां पे मोड़ है, सलवटें जहां पे हमारे शरीर के अंदर पड़ती हैं, त्वचा में, नाखूनों पे, त्वचा की सिलवटें यानी फोल्ड्स जहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे अंडर आर्म्स में, हमारी गर्दन पे जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मसल्स की सिलवटें होती हैं हल्की फुल्की, कमर में, पैरों की उंगलियों के बीच में, 2 पैरों की उंगलियों के बीच में, इन सब जगहों पर ये ज्यादा प्रभावित, मतलब ये अंग हैं जो बहुत इजीली प्रभावित हो जाते हैं, बहुत आसानी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहां पे फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। क्या हो जाता है? उन अंगों में फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं माइक्रोस्पोरम का आपको जूम डायग्राम दिखाया गया है। इसमें संचरण कैसे होता है? इसमें संचरण कैसे होता है? मिट्टी से। देखिए, कई तरीके से हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को परिवार में ये रोग है, दाद या जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं, यदि ये रोग है तो उस व्यक्ति का तौलिया, उस व्यक्ति के कपड़े, उस व्यक्ति की कंघी
का उपयोग करना जो है बिल्कुल वर्जित होना चाहिए घर में, क्योंकि इन चीजों के इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो पर्सनल यूज की चीजें हैं, वो इस्तेमाल करने से व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई रोगी भी उसको इस्तेमाल कर रहा है और सामान्य व्यक्ति भी कर रहा है तो फंगस के ट्रांसमिट होने की संभावना बढ़ जाती है ना। संचरण में मिट्टी से, मान लीजिए नंगे पांव कोई व्यक्ति मिट्टी में चला जाता है और पैरों की उंगलियों में ये ग्रो करने लगते हैं, है ना, तो मिट्टी में जाने से ये संचरण हो सकता है रिंगवर्म का। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रोग दिखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है और इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है, बहुत इचिंग भी होती है, बहुत खुजली भी होती है, और ये किसी भी पार्ट में बालों के अंदर, शरीर के सर में बालों के अंदर भी ये होता हुआ देखा गया है। सिम्टम्स में क्या होता है कि जो स्किन है उतनी दूरी की स्किन जो है वो बिल्कुल मॉइस्चरलेस हो जाती है, यानी कि ड्राई हो जाती है। स्केली लेसन्स आ जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कई परतें स्किन की निकल रही हों, स्केली लेसन्स दिखाई पड़ते हैं। शरीर के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि स्किन है, नेल्स है, स्कैल्प है, उस पर दिखाई पड़ते हैं। स्कैल्प का मतलब आपके बालों के अंदर का जो पार्ट है, त्वचा जो है वो स्कैल्प बोलते हैं उसको। तो इन लेसन्स में, यानी कि इन निशानों में जो ये दिख रहे हैं आपको, इनमें बहुत तेज इचिंग होती है, मतलब असामान्य तौर पर ना सह पाने वाली खुजली होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, और अगर उसको खुजली किया जाए तो क्या होता है, घाव बन जाता है ना। तो इन लेसन्स में बहुत तेज इचिंग होती है, पपड़ीदार घाव बन जाते हैं, क्योंकि वही एक इचिंग होती है, आदमी इचिंग करता भी है और उसके बाद घाव बन जाता है, फिर उस पर पपड़ी आती है, फिर घाव बन जाता है, और इन्फेक्शन के रूप में फंगस का इन्फेक्शन तो होता ही है ना। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं फंगल इन्फेक्शन के। इन लेसन्स में बहुत तेज इचिंग होती है ना। अब किन जगहों पे और किस मौसम में ये थोड़ा ज्यादा फैलता है? देखो, बरसात के मौसम में ये बहुत ज्यादा फैलता है। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जब हीट और मॉइस्चर, ये दोनों चीजें एक साथ हो। तो जो आपका जून महीना है, जून महीने से लेकर के अगस्त सितंबर तक का जो मंथ होता है, मतलब तब का जो मौसम होता है, उस समय पे क्या है, गर्मी भी होती है और मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत असामान्य तौर पर होती है। तो ऐसे टाइम में जब हीट भी ज्यादा हो और मॉइस्चर भी ज्यादा हो, तो ये जो फंगी हैं, इनको स्किन के फोल्ड्स में ग्रो होने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये पैरों की उंगलियों के बीच में या स्किन के फोल्ड्स में या अंडर आर्म्स में या गर्दन पे, कहीं पे भी ये ग्रो होने लगते हैं। और ये जो मौसम है हीट और मॉइस्चर से भरा हुआ, ये मौसम उनको ग्रो करने में हेल्प करता है ना। आपने देखा होगा जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो, या जैसे मान लीजिए कोई चीज सड़ती है तो ज्यादा कब सड़ने लगती है, जब बारिश का मौसम होता है। तो आपने हर जगह फफूंदी लगती हुई देखी होगी। तो मतलब बारिश का मौसम है, जब हीट भी हो और जब मॉइस्चर भी हो, तो उस समय पे फंगी के ग्रो होने में क्या होता है कि वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं। तो ये मौसम उनको ग्रो करने में हेल्प करता है ना। रिंग वर्म्स जो हैं, सामान्य तौर पर सॉइल से, यानी कि मिट्टी से या इन्फेक्टेड व्यक्तियों के टॉवल से, क्लोथ से, कोम तक को यूज करने से हो जाता है। ठीक है, लक्षण इसके क्या हैं? खुजली के साथ त्वचा और सर में सूखे पपड़ीदार घावों का दिखना, और इट्स वेरी पेनफुल, पेनफुल तो होता ही है। इस पर दवाई लगा करके फंगल इन्फेक्शन को हटाया जा सकता है, और ना होने पाए उसका तरीका यह है कि अगर आप प्रतिदिन नहाते हैं और अपने शरीर के हर फोल्ड को और जिन जगहों को, जैसे पैरों की उंगलियों के बीच की जगह है, आपके कोहनियों के अंदर की साइड वाली जगह है, या आपके अंडर आर्म्स हैं, हाथों के नीचे की जगह है, या कमर है,
या जिस जगह पे हम अपना पैंट पहनते हैं, खास तौर पे जहाँ पे पसीना इकट्ठा होने की संभावना होती है, या गर्दन पे, तो उन सब जगहों पे नहाते समय पहली चीज तो प्रतिदिन नहाना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का यूज करना चाहिए, और नहाते समय पे भी इन खास अंगों पर हाइजीन मेंटेन करते हुए थोड़ा सा अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, जिससे फिर ये बीमारी होने की संभावना कम होती, क्योंकि होता ये गंदगी से ही है, होता ये ट्रांसमिट भी, ये फैलता भी जो है गंदगी से ही है, और मिट्टी से भी हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन है किसी और दूसरे व्यक्ति के कपड़ों को या टॉवल को शेयर करने से भी हो सकता है। तो ना होने पाए उसके लिए एक ही उपाय है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उसके प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए पर्सनल हाइजीन, देखो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों, और पब्लिक हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है, देखिए पर्सनल हाइजीन में बॉडी को क्लीन करना, अपने बॉडी को अच्छी तरह से साफ करना, पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना, खान पान की वस्तुओं में जैसे कि आपके पास फूड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, खाने का सामान है, इनको भी अच्छी तरह से धुल के साफ करके तभी खाना। पब्लिक हाइजीन में वेस्ट और एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पर्सल होना, यानी खुले में शौच नहीं जाना, टॉयलेट्स का यूज करना, और वहां पे जो गटर हैं, आपका पूल्स हैं, गटर्स हैं, टैंक्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, गटर्स हैं जहाँ पे नाली का पानी जाता है, जहाँ पे टैंक्स हैं वहां पर समय समय पर साफ सफाई होना, उसके अंदर डिसइंफेक्शन करना, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करके उसको डिसइंफेक्ट करना, और पब्लिक खान पान में स्वच्छता के मानकों का पालन, क्या स्वच्छता के मानकों का पालन, यानी कि फूड हाइजीन को मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उपाय पर्टिकुलरली कहाँ पर आवश्यक है, ये उपाय पर्टिकुलरली वहां पे अनिवार्य हैं जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स खान पान के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, जैसे टाइफॉइड है, अमीबियासिस है और एस्कैरियासिस है। ये खान पान के आदतों में अगर मेंटेन की जाती है हाइजीन, तो ये होने से बच सकते हैं, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके आप दाद जैसे, रिंग वर्म जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। देखिए न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, ये सभी एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, तो ये ऊपर जो मैंने आपको बताए कुछ इन मेजर्स के अलावा इन्फेक्टेड पर्सन या उसके सामान के कांटेक्ट से बचना चाहिए, और इसके लिए अब एक नया तरीका हमारे पास आ ही गया है कोविड के बाद से, और वो तरीका ये है कि हमें एक न्यू नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है अपने जीवन में। न्यू नॉर्मल रूटीन का मतलब है मास्क जो है वो अप होने चाहिए, आपकी नाक पर लगे हुए होने चाहिए, आपके मुंह को और नाक को कवर करते हुए होने चाहिए। आपको समय समय पर कुछ कुछ अंतरालों के बाद, आधे एक घंटे के बाद आपको अपने हाथों से अपने नाक को, मुंह को, आंखों को नहीं छूना है बार बार, और समय समय पर आपको हैंड वॉश करना है, मतलब हाथ धोना है, और अगर हाथ धोने की नहीं मिलती है संभावना तो आपको सैनिटाइजर का यूज जरूर करते रहना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम इन सामान्य रोगों से, बीमारियों से बच सकते हैं। इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले जो मलेरिया हैं और फाइलेरिया हैं, इन रोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन रोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेजर्स है कि वेक्टर को या उसके ब्रीडिंग ग्राउंड को कंट्रोल करना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। मतलब मच्छरों को बढ़ने से रोकना ही फाइलेरिया और मलेरिया से बचने का एकमात्र उपाय है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, रेजिडेंशियल एरिया और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है। कूलर जो हम गर्मियों के समय में या बारिश के समय में लगाते हैं सभी अपने घरों में, तो कूलर की नियमित साफ सफाई, रोज पानी का बदला जाना, ये बहुत आवश्यक है। और इसके बाद भी है ना, हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, हम मॉस्किटो नेट का प्रयोग कर सकते हैं।
बहुत सारे लोशन भी आते हैं, ओडोमॉस गुड नाइट करके। शाम को जब भी बाहर खेलने जाएं बच्चे या आप लोग भी बाहर निकले तो खुला जो आपका शरीर है उन जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ और सावधानियां बरत करके आप इन बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनसे बच सकते हैं बच्चों। पॉन्ड्स में एक मछली आती है जिसको हम गैम्बूसिया कहते हैं। एक मछली है गैम्बूसिया। तो गैम्बूसिया जैसी मछली को अगर हम तालाबों के अंदर डाल देते हैं तो भी मच्छरों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गैम्बूसिया मछली जो है उसका जो भोजन है वो मलेरिया वाले मच्छरों का लार्वा है, मतलब वो मच्छरों के लार्वा को खाती है ना। तो उससे भी मच्छर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा डिचेज हैं, ड्रेनेज एरियाज हैं, दलदल में, इन सब जगहों पे इंसेक्टिसाइड्स का भी स्प्रे किया जाना चाहिए। उसके अलावा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इन सारी चीजों को और इसको अप्लाई भी करेंगे अपने जीवन में। इसके अलावा डोर्स में, विंडोज में जाली लगानी चाहिए, ताकि मॉस्किटो जो है, जब आपका जो सामान्य आराम का एरिया है, मतलब जो आपके आराम करने के लिए जगह है, क्योंकि बहुत चलते फिरते मच्छर नहीं काटता है, जब आप आराम से बैठते हैं मच्छर उस समय हमला करते हैं, तो उन जगहों पे ऐसे दरवाजों में, जाली में, खिड़की में, सब जगह पे जाली वाली लगा देनी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। ठीक है। इन सावधानियों की जरूरत तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगी, क्योंकि ये भी किससे होती है? मच्छरों से ही होती हैं। इन बीमारियों में भी एडीज मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो ये तो हो गया आपका अलग अलग बीमारियों के बारे में एक्सप्लेनेशन, और अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको बताया गया। इसमें हम किस तरह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके बच सकते हैं, किस तरह से हम इन रोगों के बारे में क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपने रोगजनक के बारे में जान लिया, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में जाना, उनका संचरण कैसे हो सकता है इन बीमारियों का वो जाना आपने, इन बीमारियों में क्या लक्षण हो जाते हैं वो देखा आपने। तो कहने का मतलब है कि अगर आप साफ सफाई ढंग से रखते हैं, रोगों के रोकथाम के उपाय व नियंत्रण, ये क्या है? व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता का रखरखाव, इसका ध्यान रखना। व्यक्तिगत स्वच्छता में स्वच्छ पेयजल, खाद्य, सब्जी और फल का सेवन सम्मिलित है। शरीर को साफ रखना भी अति आवश्यक है। सार्वजनिक स्वच्छता में अपशिष्ट और मल मूत्र का उचित निपटान जो है वो सम्मिलित है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। है ना। तो रोगों के रोकथाम और नियंत्रण, इसको भी सभी बच्चे नोट करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के बारे में आप सभी ने नोट कर लिया होगा। कुछ और उपायों के बारे में आपको अपनी तरफ से भी लिख लेना है। जैसे मैंने आपको मच्छरों को रोकने के उपाय बताए, मैंने आपको रेजिडेंशियल एरिया में आसपास पानी को ना जमा होने दें ऐसा बताया। खासतौर पे ये वाला पॉइंट आप जरूर लिखें अपनी तरफ से कि पॉन्ड्स में गैम्बूसिया जैसी मछली को देना जो मच्छर के लार्वा को खाती है, और उससे भी हम मच्छरों के फैलने से बच सकते हैं। देखो बहुत सारे रोग ऐसे हैं बच्चों जिनके बारे में हमने चर्चा करी जो केवल और केवल मच्छर के काटने से फैलते हैं। तो सामान्य मच्छर यदि काट रहा है तो किसी प्रकार का रोग नहीं होता, लेकिन उसमें से आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मच्छर सामान्य है और कौन सा संक्रमित है? यदि किसी संक्रमित मच्छर ने काट लिया तो कितने बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और आपका मलेरिया है, फाइलेरिया भी उसी श्रेणी में आ गया। तो कुछ चीजें, मतलब कुछ बहुत लंबे समय तक भी, जैसे फाइलेरिया है वो पूरा जीवन परेशान करने के लिए काफी है। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू ओनली
प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटोज है ना, हम केवल अपना मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम मच्छरों से बचे रहें तो इन प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों ने नोट किया होगा, और जो भी चीजें जैसे गैम्बूसिया मछली वाला आपको पॉइंट अपनी तरफ से जरूर लिख लेना है। आपको कुछ और भी जो समझ में आता है अपनी तरफ से 2-4 पॉइंट्स आपको बढ़ाने हैं, लिखना है, और इसको एक बार से रिवाइज भी करना है ना। अगले सेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, अगले सेशन में हमने जितने भी रोगों के बारे में बात कर ली है, इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप चैट के माध्यम से पूछ लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी आप क्लियर कर लेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने फाइलेरियासिस के बारे में जाना। अच्छी तरह से आपने रिंग वर्म, जिसे हम सामान्य तौर पर दाद का रोग कहते हैं, दाद खाज खुजली, एक्जिमा, ये जो रोग हैं उनके बारे में जाना। और आपने ये जाना कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, हम पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके, मतलब स्वच्छता का ध्यान रख करके हम क्या कर सकते हैं, इन बहुत सारे रोगों से बच भी सकते हैं। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर आप चैट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं, जिसका अगले सेशन में आपको सोल्यूशन कर दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।